right guys? So let us start. The first is CLAT decoded. What was this year's CLAT all about? Okay, so before I go there, एक थोड़ा ब्रीफ हिस्ट्री देख लेते हैं क्लैट एग्जाम की। ठीक है, ये कितने चेंजेस किए हैं, क्या हुआ इस एग्जाम में, ये हम थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहली बार क्लैट का एग्जाम हुआ था 2008 में, और सिर्फ 7 यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट की थी। मोड था ऑफलाइन एग्जाम। 2015 में इन्होंने एग्जाम को ऑनलाइन किया, और काफी सारे नए नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज आ गए। राइट नाउ देयर आर 22 यूनिवर्सिटीज दैट टेक द क्लैट का स्कोर। It started in 2008, so now it's almost a 15-year-old exam. Then they again in 2018 shifted to offline exam. In 2020, first major change in the CLAT exam happened, and this is what we need to understand, because आप सब ये नए पैटर्न का CLAT दोगे। उस एग्जाम को इन्होंने ऑनलाइन कंडक्ट कराया, सक्सेसफुली नहीं करवा पाए उतना, तो दे चेंज टू द ऑफलाइन मोड अगेन। एंड 2023 जब आप लोग अभी क्लैट का एग्जाम दोगे नेक्स्ट, तब अगर देखें तो फर्स्ट टाइम क्लैट का एग्जाम कैलेंडर चेंज हुआ। ये मेजर चेंजेस मैंने यहाँ पर लिखे। फर्स्ट टाइम क्लैट का कैलेंडर चेंज हो रहा है। अब ये एग्जाम दिसंबर में होने वाली है, न कि मंथ ऑफ मई में। बहुत सारे लोग मुझसे ये क्वेश्चन पूछते हैं, तो क्या ये एग्जाम साल में 2 बार नहीं होगी? नहीं, 2 बार नहीं होगी। जो एग्जाम मई में होती है वो दिसंबर में होगी। दैट इज व्हाट देयर ब्रीफिंग सेज। ठीक है, तो इसका आप ये मतलब मत निकालिएगा कि ये एग्जाम अब 2 बार होने वाली है। इट विल हैपन वंस ओनली। यू हैव 6 months टाइम टू प्रिपेयर फॉर इट। फॉर एडमिशन तो तभी होगा जून में। तो आई डोंट नो व्हाट इज द लॉजिक कि उन्होंने एग्जाम पहले किया है। कोई लॉजिक ऐसा दिख नहीं रहा है, बट ठीक है, अभी तो दिसंबर में है इस साल की एग्जाम, और ये ऑफलाइन होने की चांसेस ही है। तो बढ़ते हैं आगे, इस बार का एग्जाम पैटर्न देखते हैं। इंग्लिश के सेक्शन में देयर वर 30 क्वेश्चंस, 6 पैसेजेस। जनरल नॉलेज 35 क्वेश्चंस, 7 पैसेजेस। लीगल रीजनिंग 40 क्वेश्चंस, 8 पैसेजेस। लॉजिकल रीजनिंग 6 पैसेजेस। क्वांट्स 3 केसलेट्स। पैसेजेस बोल लीजिए, केसलेट्स बोल लीजिए। क्वांट में यह था। टोटल 150 क्वेश्चंस थे, 30 पैसेजेस थे। देखने वाली बात है ये 19,000 वर्ड्स, इस पूरे पेपर में 19,000 वर्ड्स थे, पैसेजेस और क्वेश्चंस मिला करके, जो एक स्टूडेंट को 120 मिनट में पढ़ना था और सोचना था कि कौन सा आंसर सही है और उसे मार्क करना था। मींस रीडिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए। 19,000 वर्ड्स इन 120 मिनट। सिर्फ रीड नहीं करना है, आपको इवैल्यूएट भी करना है कि कौन सा आंसर सही है, कौन सा आंसर गलत है। सो इट इज डिफिकल्ट। क्लैट इज नॉट एज इजी एग्जाम, इट्स ए डिफिकल्ट एग्जाम। इसमें कुछ अलग स्किल्स रिक्वायर्ड है। मार्किंग स्कीम +1 एंड -0.25, ये इसकी मार्किंग स्कीम थी। सेक्शन में आते हैं, सेक्शन में, ठीक है, सबसे पहले इंग्लिश। इंग्लिश के पैसेजेस लेंदी आए थे, राइट। और जो एक बहुत बड़ा चेंज आया वो ये लास्ट 2 years जो क्लैट का नया पैटर्न था, उसके बहुत बड़ा जो चेंज था वो ये था कि स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर से पैसेजेस नहीं लिए हुए थे। पैसेजेस वे नॉट टेकन फ्रॉम स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर। कुछ एक तो इंटरनेशनल ब्लॉग से लिए हुए थे। डिफिकल्टी लेवल बहुत हाई नहीं था, मॉडरेट था। 2020 में जो क्लैट हुआ था वो ज्यादा डिफिकल्ट था। 2021 वाले से ये बोलूंगा कि ये वाला क्लैट इजी था, सॉरी डिफिकल्ट था, और 2020 वाले से इजी था। सो मॉडरेट लेवल का था इन टर्म्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। अगर कोई 30 मिनट्स का टाइम देता तो 25-26 क्वेश्चंस पॉसिबल थे, और 21 मार्क्स एक अच्छा स्कोर कंसिडर कर सकते थे इस इंग्लिश पेपर, इस लैंग्वेज में। देखते और डिटेल में देखते पैसेजेस इन्होंने ये क्या थे। तो पहला पैसेज था पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर। वर्ड्स देखिए 550 वर्ड्स, 550 वर्ड्स। सेकंड इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी 500 वर्ड्स। ऑलमोस्ट ऑल द पैसेजेस आर 500+ वर्ड्स। ठीक है, ये भी ये 552 था, मेरे को एरर है यहाँ। सारे पैसेजेस 550 वर्ड्स के आसपास।
तीन पैसेजेस के मुझे सोर्स मिल पाए, बाकी सोर्स भी नहीं मिल रहे हैं कि इन्होंने कहां से पैसेज लिया। माय वॉइस इज नॉट क्लियर गाइस। ठीक, राइट। सो तीन के मुझे जो एनए लिखा है इनका सोर्स मुझे मिल नहीं पाया, इसलिए मैं एनए लिखा हूं। राइट, एक पैसेज फॉसिल फ्यूल में बुक से लिया गया था अमिताभ घोष की। एक एनसाइक्लोपीडिया, ब्रिटानिका एनसाइक्लोपीडिया, वहां से लिया है एनिमल्स एंड ह्यूमन का। तो सोर्स देखिए, लेंथ देखिए, लेंथ काफी है 550 वर्ड्स, बट क्वेश्चंस इजी थे। कभी भी ना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि क्वेश्चंस कैसे पूछे गए हैं। क्वेश्चंस स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, 15 से 17 क्वेश्चंस इजी थे। तीन क्वेश्चंस फिगर ऑफ स्पीच से थे, तीन क्वेश्चंस टोन से थे जो थोड़ा हाई था। फिगर ऑफ स्पीच का मतलब होता है सिमिली, एनालॉजीज, मेटाफर्स पे थे, जो थोड़े ट्रिक होते हैं। बट अगर आप कंफर्टेबल है तो क्वेश्चन इजी बन जाते हैं, क्योंकि 15 टू 17 क्वेश्चंस इजी थे। इस वजह से हम बोल रहे हैं 21 से 30 मिनट्स का कोई टाइम देता तो। बाकी है कि 30 मिनट्स का टाइम देना चाहिए, लोगों को पैनिक नहीं करना चाहिए। ये सेक्शन इजी था, दिस वाज इंग्लिश लैंग्वेज सेक्शन। सेकंड है जनरल नॉलेज, 7 passages, 5 questions in each passage, overall a मीडियम टू डिफिकल्ट लेवल का सेक्शन। ठीक है, ये इजी नहीं था, ये मीडियम टू डिफिकल्ट लेवल का सेक्शन था। शुभांत, आई थिंक अदर्स आर एबल टू लिसन मी, आपके तरफ से थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, एक बार चेक कर लो। माई वॉइस इज नॉट क्लियर, बहुत लोग बोल रहे हैं ये। एक मिनट में चेक करता हूँ प्लीज। ऑलराइट गाइस, आई होप अब आवाज थोड़ी सी बेटर हो। आगे बढ़ता हूं मैं। एक बार कंफर्म कंफर्म कर दीजिए, अभी क्लियर है क्या? नाउ इज इट बेटर माय वॉइस? चलो गुड, थैंक यू सो मच। सो 7 पैसेजेस आए थे इसमें, और जो डिफिकल्टी लेवल मैं बोल रहा हूँ मीडियम टू डिफिकल्ट था। फार फेच्ड ऑप्शंस थे, ऑफ ट्रैक टॉपिक्स थे, इसमें मैं डिटेल में आऊंगा। ये सेक्शन डिफिकल्ट था, बहुत सारे क्वेश्चन 2020 और 21 से भी पूछे गए थे। इस वजह से 35 क्वेश्चन में 31 कैन बी अ गुड अटेम्प्ट, और ये तो बहुत ही एक्सीलेंट स्कोर है। एवरेज स्कोर एक अच्छे स्टूडेंट का 20 प्लस मुझे बोलना चाहिए। 20 प्लस विल बी कंसिडर्ड अ वेरी गुड स्कोर। 25 26 एकदम एक्सीलेंट वाला स्कोर है, जो जीके बहुत मतलब जिन्हें याद था। बट एवरेज इज दिस, अबव एवरेज स्कोर इज दिस, 20 प्लस वी विल कंसिडर अ गुड स्कोर। जीके में 31 कुड बी पॉसिबल अटेम्प्ट, बिकॉज थोड़ा सा अगर ध्यान रहता है तो लोग मार्क कर लेते हैं। ठीक है, इसमें अगर हम आगे बढ़े तो मैं जो बोल रहा हूं ये यहाँ पर जो आप देखेंगे, पहला पैसेज था ड्रोन पॉलिसी के ऊपर, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड। मतलब इस पे कोई पैसेज पूछ ले, मतलब 5 क्वेश्चन पूछ ले, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, बट उन्होंने पूछा क्योंकि अनएक्सपेक्टेड था। डिफिकल्ट लेवल इसका रहा स्टूडेंट्स के लिए। सेकंड पैसेज इसरो के ऊपर था ना, इसरो के ऊपर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट जिस तरीके के क्वेश्चंस इन्होंने पूछे थे वो इसे डिफिकल्ट बना देते। तीसरा पैसेज था सागरमाला, गवर्नमेंट का जो पॉलिसी है, इनिशिएटिव है, उसके ऊपर एक्सपेक्टेड था, क्योंकि गवर्नमेंट पॉलिसीज पे क्वेश्चन पूछते हैं। एक्सपेक्टेड था, लेवल भी मॉडरेट था। रशिया यूक्रेन तो एकदम ही एक्सपेक्टेड था, मतलब कोई अगर इसे नहीं पढ़ के गया तो वो जीके में कुछ भी नहीं पढ़ा, मुझे ही बोलना चाहिए। एकदम एक्सपेक्टेड था, और ऑल 5 क्वेश्चंस वेर स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड इजी। जो 2-3 बार भी न्यूज पढ़ा है उनके लिए ये क्वेश्चन इजी ही होता। फिर एप्सपा पे क्वेश्चन था, ये भी एक्सपेक्टेड था, और क्वेश्चंस मॉडरेट थे, एक आध जो थोड़ा थोड़ा सा था वो ट्रिकी था। लास्ट के 2 अनएक्सपेक्टेड,
पैसेजेस। तो मैं इजी किसे बोल रहा हूं, जिसमें 5 के 5 क्वेश्चन सॉल्वेबल थे, ये वाला। मॉडरेट जिसमें 3 क्वेश्चन सॉल्वेबल थे, तो हमारे पास कम से कम 3 क्वेश्चन सॉल्वेबल थे, हमारे सामने 3 वैसे पैसेज थे, तो 5 प्लस मैं 10 ले लेता हूं, किसी एक में 4 भी कर लिया, और 2 से 3 डिफिकल्ट वालों में आपके पॉसिबल थे, तो उनमें अगर 7 क्वेश्चन भी अगर बनाते तो अराउंड 20 का स्कोर इसमें पॉसिबल था। बट चैलेंज था, सबसे बड़ा चैलेंज देखिए, एग्जाम में क्या होता है, बाद में एनालिसिस करते समय तो इजी होता है बताना, बट एग्जाम के समय जब इतने सारी अनएक्सपेक्टेड चीजें दिखती है तो कोई भी पैनिक कर सकता है, राइट। जो इस पैनिक को अच्छे से कंट्रोल करता है वो एग्जाम में अच्छा कर लेता है। आगे बढ़ते हैं, लीगल रीजनिंग। दिस वाज द इजीएस्ट सेक्शन ऑफ ऑल। टॉपिक्स फेमिलियर थे, जो क्लासेस में यूजुअली कवर होते हैं, बहुत शॉर्ट पैसेजेस थे, 5 क्वेश्चन थे हर में, लेवल भी इजी टू मॉडरेट था। लास्ट ईयर इन्होंने बनाया था, बट फिर भी पूरे पेपर में ये सबसे इजी सेक्शन था। आउट ऑफ 40 क्वेश्चंस 33-34, अगर कोई स्टूडेंट 35 मिनट से 40 मिनट का टाइम देता, 40 मिनट भी लग सकता था, टाइम देता, तो उससे इतने क्वेश्चंस बन जाते और ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी 27-28 का स्कोर करने में। 28 प्लस विल बी कंसिडर्ड एज अ एक्सीलेंट स्कोर इस पेपर में, ठीक है। बट दिस वाज अ रिलेटिवली इजियर सेक्शन एज कंपेयर टू अदर्स। इतने क्वेश्चन कहां से पूछा था, अब इसकी लेंथ देखो, जहां इंग्लिश में 550 वर्ड्स के आसपास के पैसेज थे, इसमें 220, 30, 250 के आसपास एवरेज मान लेते हैं, और टॉपिक्स भी बड़े फैमिलियर है। अगर कोई थोड़ा सा भी क्लासेस में या कोई भी फंडामेंटल बुक, स्टैंडर्ड बुक रेफर करेगा तो बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। कॉन्स्टिट्यूशन से 3 पैसेजेस थे, फैमिली लॉ से 2 पैसेजेस थे, एक इंटरनेशनल लॉ से था, जो हो सकता है कि लोग पढ़े ना हो, बट बहुत ही इजी पैसेज था। इजी इसलिए था क्योंकि इसमें लॉ कुछ था नहीं, पैसेज में जो चीजें दी गई थी उसको क्वेश्चन के फॉर्म में पूछ लिया था, लाइक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। तो ये तो बहुत इजी पैसेज थे, क्योंकि इनमें कुछ प्रिंसिपल फैक्ट वाले क्वेश्चन नहीं थे, रीजनिंग नहीं करनी थी, सिंपल पैसेज देख करके क्वेश्चंस पूछे गए थे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू या नॉट ट्रू एज पर द पैसेज, और मार्क करना था, ठीक। तो इसमें अगर हम देखें तो मॉडरेट टू डिफिकल्ट हमें 3 पैसेज दिख रहे हैं, बाकी मॉडरेट लेवल के ही दिख रहा है, तो दैट इज व्हाई 27-28 इजिली स्कोर कर सकते थे। आउट ऑफ 40 क्वेश्चंस 26 एकदम डायरेक्ट लीगल रीजनिंग के क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन पैसेज से डायरेक्ट पूछे गए थे, और जो 3-4 क्वेश्चन जो आपके बचे हैं उसमें दोनों चीजों का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मिक्स हो रहा था। एक देखने वाली बात ये थी कि मल्टीपल रेफरेंस टू पैसेजेस वेर रिक्वायर्ड। इसका क्या मतलब हुआ, पैसेज को बार बार पढ़ना पड़ रहा था क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, और ये लॉजिकल रीजनिंग में भी करना पड़ रहा था। तो बहुत से बार बच्चे क्या करते हैं, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये पैसेज को बहुत स्लो पढ़ते हैं, ये सोच के कि एक ही बार में पढ़ के क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। वो नहीं होगा, खासकर रीजनिंग में नहीं होगा, किसी भी तरीके की रीजनिंग में वो पॉसिबल ही नहीं है कि आप पैसेज पढ़ लो और 5 के 5 क्वेश्चन आंसर कर लो। तो हमें समझना ये है कि जब फर्स्ट टाइम पैसेज पढ़ रहे हैं तो थोड़ा फास्ट पढ़ें, और इस चीज के लिए पढ़ें कि पैसेज है किस चीज के बारे में। जैसे जैसे आएगा हमें वापस पैसेज में आना ही पड़ेगा, इट देयर इज नो अदर वे। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। आ जाते हैं लॉजिकल रीजनिंग। पैसेजेस बहुत ही शॉर्ट थे, 200 वर्ड्स के आसपास, अभी मैं दिखाऊंगा, लेकिन क्वेश्चंस बहुत ज्यादा ट्रिकी थे। लास्ट ईयर के मुकाबले काफी टफ सेक्शन था, वाइड वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम क्रिटिकल रीजनिंग, बहुत ज्यादा वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस थे। एनालिटिकल रीजनिंग यानी ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, इनसे कोई क्वेश्चन नहीं था। 20-25 अटेम्प्ट्स वेयर पॉसिबल अगर 30 मिनट्स का टाइम देते। 16 to 18 कैन बी कंसिडर्ड एज अ गुड स्कोर इन दिस सेक्शन, क्योंकि ऑप्शंस बहुत ज्यादा ट्रिकी थे। तो अगर कोई 23-24 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है तो 4-5 उसके गलत होंगे ही होंगे, वो पॉसिबल नहीं है कि वो सब सही करे। तो दिस इज द लॉजिक। अब इसके अगर पैसेज देखो, पहला पैसेज इंपैक्ट ऑफ कॉलेज ऑन स्टूडेंट, कॉलेज स्टडीज ऑन स्टूडेंट, इसके वर्ड्स देखो आप, कुछ तो 200 वर्ड से भी कम के, 220-230 इज द एवरेज। इसके सोर्स मिल गए, इन्होंने सोर्स लिया है शुरू के 2 पैसेज का जर्नल से, एक है nature.com से, 2 टाइम्स ऑफ इंडिया का एडिटोरियल और एक हिंदू का एडिटोरियल, ठीक है। तो आप अगर देखो तो ये तीनों टॉपिक
इंडियन टॉपिक्स है। अब अगर आप इंग्लिश के सेक्शन को और लॉजिकल रीजनिंग के सेक्शन को साथ में देखो, क्योंकि दोनों में इस तरीके के पैसेज आते हैं, सिर्फ 3 पैसेज थे जो इंडिया के ऊपर थे, वो तीनों इंडियन न्यूज़पेपर से। बाकी थे वो जनरल, तो शायद इंटरनेशनल, ये तो डेफिनेटली इंटरनेशनल जर्नल और स्टडी से लिया हुआ है। मल्टीपल रेफरेंसेस रिक्वायर्ड थे पैसेज के, मल्टीपल रेफरेंसेस इसमें भी रिक्वायर्ड थे पैसेज पढ़ने के लिए। यानी एकदम जल्दी पैसेज पढ़ो 1 मिनट में। जब 200 वर्ड्स का पैसेज है तो मोस्ट ऑफ यू रीड इट इन 1 मिनट, 30 to 40 वर्ड्स यानी 1 मिनट 20 सेकेंड्स में वो आपके पैसेज पढ़ लेने चाहिए थे। क्वेश्चन सॉल्व करते समय बार बार आना पड़ रहा था। एक और चीज मैं आपको बता दूं, जब भी पैसेजेस शॉर्ट होते हैं, छोटे पैसेजेस होते हैं, ठीक है, तो क्वेश्चन डिफिकल्ट होंगे, क्योंकि छोटे पैसेजेस में इनडायरेक्ट क्वेश्चन ही बनाए जा सकते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन एक आध दो बना सकते हैं, तो क्वेश्चन से ज्यादा डायरेक्ट नहीं, क्योंकि पैसेज लंबे पैसेज में क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। इन पैसेज बार बोलना चाह रहा था, एक वर्ड मीनिंग हमें समझनी पड़ती है। आप सोचिए कि एक बार में मैं ही कर लूं तो नहीं होगा, उससे आपकी स्पीड रिड्यूस ही होगी, हमें समझना होगा। क्वांट में, क्वांट इस बार का इजी था और आइडियली 8 to 10 क्वेश्चन सबसे अटेम्प्ट हो जाते। लास्ट ईयर क्लैट में मिस्टेक नहीं थी, सिर्फ 2 ही चेक हुए, रेशियो, प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज। 3 क्वेश्चंस आए थे, तीनों के तीनों इन्हीं के ऊपर था। तो रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज अच्छा कर ले तो वो चीज सही हो जाती। अब आ जाता है लेसन्स क्या है क्लैट 22, ये तो ओवरव्यू दिया। अब हम क्या क्या समझ सकते हैं, क्या क्या सीख सकते हैं। पहला लेसन, सबसे इंपॉर्टेंट लेसन, इफेक्टिव रीडिंग करना हमें आना चाहिए। व्हाट इज मीनिंग ऑफ इफेक्टिव रीडिंग? मैं स्पीड रीडिंग बोल रहा हूं, ठीक है, मैं आपको स्पीड रीडिंग नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको इफेक्टिव रीडिंग, राइट? सो गाइस, माय वॉइस इज नॉट क्लियर। अन्वेषा, वंशिका, आप लोग अपने एंड पे एक बार चेक कर लो, बाकी लोग कंफर्म करें। ओके, जस्ट होल्ड ऑन, एक मिनट। गाइस 1 मिनट रुकिए, मैं नेट अपना चेंज करके देखता हूँ, वॉइस क्लियर। राइट गाइस, एक बार अभी बताइए, आवाज ठीक है क्या? ठीक है, थोड़ा सा वेदर के वजह से भी हो सकता है प्रॉब्लम हो, ठीक है। तो बढ़ते हैं अभी अपन आगे। तो इफेक्टिव रीडिंग इंपॉर्टेंट है। इफेक्टिव रीडिंग से मतलब स्पीड रीडिंग नहीं है, ठीक है, राइट। इफेक्टिव रीडिंग से मतलब है 3 चीजों का, हाउ टू रीड, व्हाट टू रीड एंड वेयर टू रीड, ये हमें समझना है, ठीक है। हाउ टू रीड, स्पीड वर्सेस कॉम्प्रीहेंशन, दोनों ही ऑफकोर्स इंपॉर्टेंट है, स्पीड भी इंपॉर्टेंट है, कॉम्प्रीहेंशन भी इंपॉर्टेंट है। मैंने जैसे बताया इफेक्टिव रीडिंग में हमें ये जानना है, पहली बार हमें थोड़ा सा फास्ट पढ़ के बस इतना समझ लें कि पैसेज किस चीज के बारे में है, उतना समझे। फिर क्वेश्चंस जैसे जैसे आते जाएंगे हमें बार बार आना ही पड़ेगा अच्छे से समझने के लिए। आप ये भी कर सकते हैं, क्वेश्चंस पहले देखें और फिर पैसेज पढ़े, दैट इज योर चॉइस। सो बोथ द थिंग्स आर नेसेसरी, बट ऐसा भी नहीं कि एकदम स्पीड से पढ़ते चले जाएं, हमें समझ में ही ना आए वैसा। इफेक्टिव रीडिंग का मतलब है कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट है, और पार्ट जो इंपॉर्टेंट होता है वो होता है ओपिनियन।
तो ऑथर अपनी ओपिनियन जहां पर दिया है पैसेज में जो सब्जेक्ट है उसके बारे में वो अपनी ओपिनियन देता है, वो इंपॉर्टेंट होता है। फैक्ट इंपॉर्टेंट नहीं होता है। बहुत से लोगों को लगता है कि फैक्ट को अंडरलाइन कर लो, अंडरलाइन करे यानी आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। आप फास्ट पढ़ो, आप देखो कि वो किस टॉपिक पे क्या ओपिनियन दे रहा है। क्वेश्चन आएगा फैक्ट के ऊपर तो आप वापस जाके देख सकते हो। हमें ये करना है, ठीक है। तो व्हाट टू रीड, रीड फॉर द ओपिनियन ऑफ द ऑथर। पैसेज कभी भी ऑथर की ओपिनियन जानने के लिए पढ़ना है। हाउ टू रीड, एक ऐसी स्पीड में पढ़ें जिसमें हमें मिनिमम पैसेज में दिया क्या है वो समझ में आ जाए और बार बार हम पैसेज को आके रेफर कर सकते हैं। वेयर टू रीड, न्यूज़पेपर वर्सेस इंटरनेशनल सोर्सेस, दोनों जरूरी हो गया है इस बार के क्लैट को देखते हुए। नहीं, आप ये सोचो, ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि मैं सारी चीजें पढ़ो, बट इंग्लिश न्यूज़पेपर और हिंदी न्यूज़पेपर, सॉरी, इंग्लिश न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया एंड इंग्लिश न्यूज़पेपर ऑफ से यूएस में डिफरेंस होता है। द वे वो लैंग्वेज फ्रेम करते हैं और हम जिस तरीके से लैंग्वेज, इंडिया में इंग्लिश लैंग्वेज की ही बात कर रहा हूं, तो द हिंदू और द वॉशिंगटन पोस्ट में डिफरेंस होगा, लैंग्वेज वो जिस तरीके से यूज कर रहे हैं। तो आप दोनों से थोड़ा थोड़ा कंफर्टेबल रहेंगे तो बात बनेगी। आप एडिटोरियल इस वजह से मत पढ़िए कि यही वाला पैसेज क्लैट में आ जाएगा, तो कुछ नहीं, आपको क्वेश्चन थोड़ी ना पता है, आ भी जाएगा तो भी आपको फिर से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आपको तो 1 मिनट पहले पढ़ा हुआ पैसेज याद नहीं रहता है क्वेश्चन सॉल्व करते समय, तो 6 महीने पहले पढ़ा हुआ याद नहीं रहेगा, दिमाग से उस चीज को निकाल दीजिए। वेयर टू रीड मैं सिर्फ इस वजह से बोल रहा हूं कि आपको लैंग्वेज से फैमिलियरिटी रहे कि किस तरीके की लैंग्वेज यूज कर रहे हैं इंडियन न्यूज़पेपर और इंटरनेशनल सोर्सेस। इस वजह से इफेक्टिव रीडिंग में ध्यान देना है। जीके के लिए लेसन है कि कोई लिमिट नहीं, कोई भी लिमिट नहीं है। बहुत डिफिकल्ट जीके का सेक्शन आया था, सबसे डिफिकल्ट जीके का सेक्शन था, और इसकी कोई लिमिट नहीं है, आप कितना भी करें वो एंडलेस है। तो क्या करना चाहिए, हमें अपना यूनिवर्स डिफाइन करना चाहिए। यूनिवर्स डिफाइन करने का मतलब हम अपने आप को बोलें, अगर एग्जाम दिसंबर मंथ में है तो सबसे पहला काम इसके 6 महीने पहले का जीके मेरे को अच्छा करना है, बहुत स्ट्रांग करना है। और कहाँ कहाँ से करना है, आप 2 या 3 सोर्सेस पिक कर लीजिए। फॉर एग्जांपल मंथन से कर लीजिए, करियर लॉन्च स्टूडेंट को मंथन मिलता है, मंथन से कर लीजिए। कोई मैगजीन ले लीजिए, 2 सोर्स, फॉर एग्जांपल प्रतियोगिता दर्पण या कंपटीशन सक्सेस, कोई भी मैगजीन एक उठा लीजिए। इन 2 सोर्सेस से जीके करते जाइए मंथ वाइज, दैट विल बी गुड इनफ। हाँ, ये काफी होगा क्या नहीं कह सकते, काफी होगा क्या नहीं कह सकते, बट एटलीस्ट इतना तो करें। जब ये होगा तो हम और पीछे का जीके करना स्टार्ट करेंगे। दैट इज व्हाट आई मीन बाय डिफाइन योर यूनिवर्स। लेसन 3 क्वांट इज इजी, इससे बहुत लोग भागते हैं, लेकिन इस बार का मैथ्स बहुत इजी था। जो थोड़ा सा भी उसमें 15 मिनट का टाइम देता उसे 8 to 10 मार्क्स उसे मिलते। क्वांट के बारे में सबसे अच्छी चीज ये है कि आप अगर सही बनाए हो तो आंसर में कोई डिबेट रहेगा ही नहीं। इंग्लिश रीजनिंग हमेशा डाउट रहता है कि 2 ऑप्शन में से एक सही हो सकता है, कोई सा और भी। मैथ्स में वैसा नहीं है। आप अगर इजी टॉपिक्स पे फोकस करें तो आप इस सेक्शन को अच्छा कर सकते हैं। और ये टॉपिक्स है परसेंटेज, रेशियो और एवरेजेस, ये आप सब ने पढ़ा है, इससे भागिए मत, इसको करिए। और चार्ट्स, डेटा इंटरप्रिटेशन के लिए चार्ट्स, ये थोड़ा सा कर लेंगे तो हो जाएगा। नेक्स्ट है कैलकुलेटेड रिस्क लेना सीखें, कैलकुलेटेड रिस्क लेना सीखें। ओके, देखो ये गेम है ना, अटेम्प्ट और एक्यूरेसी दोनों का है। अब कुछ बच्चे सोचते हैं कि मेरे जितने अटेम्प्ट करूं मैं सही करूं, और अगर आप 90 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हो, देखो 90 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके 90 सही हो ही नहीं सकता। आपके 20 क्वेश्चन तो गलत तब भी होंगे, 15 to 20 क्वेश्चंस गलत तब भी होंगे। और अगर आप 80-90 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके 15 गलत कर रहे हो तो आपका सिलेक्शन होने की चांसेस कम है। 90 में तो फिर भी हो जाएगा, 80 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके 15 गलत कर रहे हो, यानी 65 राइट और 15 रॉन्ग, इसमें आपका 60 का स्कोर बनता है लगभग। इस स्कोर में आपको हो सकता है एचएनएलयू रायपुर मिल जाए, हो सकता है 10% चांस है इस साल के क्लैट के हिसाब से, 10-20% चांस है, ठीक है। अगर आप
अटेम्प्ट्स ही कम कर रहे हो तो यू कैन नेवर बी श्योर अबाउट कि आपका सिलेक्शन होगा ही होगा, क्योंकि गलतियां सबसे होती ही, इस पेपर में गलतियां होती ही हैं। एक्यूरेसी भी इंपॉर्टेंट है। अब मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि आप जाकर के पूरे 140 150 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लो और 140 150 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके 75 राइट 75 रॉन्ग, ऐसा कुछ कर लो, या उसमें भी सिलेक्शन नहीं होना है। ठीक है, राइट। तो कैलकुलेटेड रिस्क लेना आना चाहिए ना। व्हाट डू यू मीन बाय कैलकुलेटेड रिस्क? जिन क्वेश्चंस में आप श्योर हो कि आंसर ए और बी के बीच में ही है, यानी दो ऑप्शन के बीच में। ध्यान में रखे, श्योर हो। श्योर आदमी तभी होता है जब वो तैयारी करता है। ऐसे बैठे बैठे बिना तैयारी के वो जो श्योरिटी होती है ना, वो गारंटीड नहीं होता, वो हर किसी को लगता है बस, उसमें आप गलत ही करोगे। तो तैयारी जिनकी जब आप कर लोगे और आपको लगता है आपने बहुत प्रिपरेशन कर ली, उसमें मैं आगे आऊंगा कि प्रिपरेशन बहुत हम किसको बोल रहे हैं, और फिर आप ए और बी में अटक रहे हो, तो आप गैस वर्क कर लो, अदरवाइज मत करना। अगर कोई क्लू नहीं और करने जाओगे तो गलत ही करोगे। तो यहां पर मैं बोल रहा हूं, दोज हु हैव प्रिपेयर्ड वेल, पहला कंडीशन है मेरा, इस चीज को ध्यान से सुन ले। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुक्के मारना है। जिन्होंने प्रिपरेशन अच्छी की, जिन्हें लगता है कि उन्होंने प्रिपरेशन अच्छी की है, आगे जाके मैं बताऊंगा कि प्रिपरेशन अच्छी किसे बोलते हैं, वो अगर दो ऑप्शन में फंस रहे हैं तो रिस्क लें, उन ऑप्शन को मार्क करें जो ज्यादा बैलेंस्ड है। क्या होगा, मान लीजिए आपके 25 क्वेश्चन 30 क्वेश्चंस ऐसे जिसमें आप दो ऑप्शन में डाउटफुल थे, दो ऑप्शन में डाउटफुल वाले 30 क्वेश्चंस थे। लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी तो ये बोलता है कि 15 सही होने चाहिए, 15 गलत होने चाहिए। अगर 15 सही और 15 गलत होते हैं तो आपका स्कोर होता है +11, 15 राइट के मिल जाएंगे और नेगेटिव मार्क जो कटेगा 4 नंबर के आसपास, 3.75 टू बी एग्जैक्ट, तो 11 मार्क्स प्लस होंगे। आप सोच लीजिए, 15 सही 15 गलत में आपके मार्क्स टोटल 11 से बढ़ जा रहे हैं। मैं मान लेता हूं कि आपकी किस्मत थोड़ी सी खराब है और आपने 10 सही किए 20 गलत किए। अगर आप 10 सही और 20 गलत कर रहे हैं ना, तब भी आपका ओवरऑल स्कोर 5 से बढ़ जा रहा है। हाँ, अगर आपकी किस्मत बहुत ही खराब है और 0 और 30 हो गया, तो मैं किस्मत खराब नहीं बोलूंगा, फिर ये वाली चीज थी कि आपने प्रिपरेशन शायद उतने अच्छे से नहीं की, आपको लग रहा था बट है नहीं वैसा। ठीक है, तो इस चीज को हमें थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। और ये कैसे सीख सकते हैं, ये एक ही तरीका है इसका, ढेर सारे मॉक टेस्ट देना। मॉक टेस्ट जितने दोगे उतना आपको पता चलता चला जाएगा कि कौन से दो ऑप्शन करीब हो। और एक चीज, किसी भी क्वेश्चन में स्टक नहीं होना है। अगर 20 सेकंड्स क्वेश्चन पढ़ने के बाद 20-30 सेकंड्स में स्ट्राइक नहीं हो रहा है कि क्या करूं, तो अगले क्वेश्चन में चले जाओ। डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन दैट। लेसन 5, टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, और टाइम मैनेजमेंट मॉक से सीखा जाता है। टाइम मैनेजमेंट आपको आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस पहचाननी होगी कि कौन सा सेक्शन आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट है, कौन सा वीक पार्ट है, तभी आप टाइम को प्रॉपरली मैनेज कर पाओगे 2 घंटे का। और सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत से स्टूडेंट्स लगातार 2 घंटे तो छोड़ो, 1 घंटे लगातार बैठ के पढ़ नहीं सकते। आप अपने आप में सोचिए, अगर आपने कभी भी 1 घंटा लगातार बैठ के 10 पैसेजेस नहीं पढ़े हैं, आप सोचोगे कि एग्जाम के दिन जाकर के मैं 30 पैसेजेस एक साथ पढ़ लूं तो क्या होगा? ऑब्वियसली यू विल फेल। इट इज जस्ट लाइक सेइंग कि आज तक मैं 5 किलोमीटर भी नहीं दौड़ा हूं बट मैं फाइनल डे में 10 किलोमीटर की रनिंग करूं, इट्स नॉट पॉसिबल। तो हमें डेली सिटिंग हैबिट बनानी पड़ेगी, और डेली कम से कम 1 से 1.5 घंटे, कम से कम, विदाउट डिस्ट्रैक्शन, विदाउट मोबाइल फोन, कंटिन्यूअसली एक ही जगह पर बैठ के पढ़ने की आदत डालनी होगी। तब हम जाकर के टेस्ट में वो चीज कर पाएंगे। ये थे मेरे 5 लेसन्स। अब मैं प्रिपरेशन प्लान में आ जाता हूं। अगर आज से मैं लूं तो मेरे पास लगभग 170 डेज है क्लैट एग्जाम। मैं कम से कम हर स्टूडेंट को सजेस्ट करूंगा 3 आवर्स पर डे, कम से कम है ये, आप ज्यादा दो तो और अच्छा। ये 3 आवर्स ऑफ सेल्फ स्टडी है क्लैट के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप 500 घंटे देंगे तो आपका टॉप 3 या 4 नेशनल लॉ स्कूल में हो ही जाएगा। 500 आवर्स ऑफ प्रिपरेशन, और जितना ज्यादा देते जाएंगे उतना अच्छा होते जाएगा। टॉप 3-4 नहीं तो टॉप 5, डेफिनेटली 500 आवर्स ऑफ प्रिपरेशन, और जितना ज्यादा टाइम देंगे उतना ज्यादा होता जाएगा अच्छा। ठीक है, तो मेरे को 500 आवर्स देने हैं अब से लेके क्लैट तक के, ये मुझे सोचना है। इसमें से मेरे 150 आवर्स जो है वो रीडिंग में जाना चाहिए, रीडिंग ऑफ एडिटोरियल्स।
फ्रॉम पेपर लाइक TOI, हिंदू, इंटरनेशनल ब्लॉग्स, BBC, वॉशिंगटन पोस्ट। आप सब्सक्राइब मत करिए, हर में लिमिट रहती है, हर मंथ आप 3-4 पढ़ सकते हैं, कितने ही न्यूज़पेपर है, आप थोड़ा सा स्मार्टली उसको कर लीजिए। एडिटोरियल्स इंटरनेशनल भी पढ़िए, नेशनल भी पढ़िए, ऑफकोर्स ज्यादा वेटेज TOI और हिंदू को दीजिए, ठीक है, क्योंकि लीगल में जो पैसेजेस आते हैं वो भी यहीं कहीं से आते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ से उठाते, बट टॉपिक्स फेमिलियर रहेंगे, इंडियन टॉपिक्स रहेंगे, फेमिलियर रहे। तो 150 आवर्स ऑफ रीडिंग, अगर मैं 170 डेज बोल रहा हूँ तो ब्रॉडली स्पीकिंग 1 आवर तो रीडिंग होनी चाहिए डेली न्यूज़पेपर की। और अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो या तो आप करना चालू कर दें या क्लैट का सपना छोड़ दें। ये सबसे बेसिक चीज है, ठीक। फिर आते हैं हम कॉन्सेप्ट्स। कॉन्सेप्ट्स का मतलब जो थियोरेटिकल पार्ट होता है, मेरे ख्याल से लीगल की थियोरेटिकल पार्ट और क्वेश्चन सॉल्विंग में 30 आवर्स देंगे तो काफी है। इंग्लिश और लॉजिकल के लिए 20 आवर्स इन टोटल, क्वांट के लिए 30 आवर्स और जीके के लिए 70 आवर्स देना पड़ेगा। मतलब इसके लिए भी हर दिन हमें 30-40 मिनट्स निकालना पड़ेगा। कंसिडरिंग एडिटोरियल पढ़ रहा हूं तो भी मेरा न्यूज़पेपर तो भी मेरा जीके प्रिपेयर हो रहा है, उसके अलावा मुझे और भी टाइम देना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट्स में क्या होता है? कॉन्सेप्ट का मतलब होता है पैसेजेस की प्रैक्टिस करना एक्चुअल सॉल्व करके। कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं वो पढ़ना, उनके थोड़े क्वेश्चंस बनाना, क्वांट में परसेंटेज की प्रैक्टिस करना। सबसे ज्यादा टाइम बच्चे यहां पर बिताते हैं, सबसे कम टाइम रीडिंग पे बिताते हैं और मॉक टेस्ट में बिताते हैं, और यही सबसे बड़ी गलती है। ये आपका क्लास 12th का एग्जाम नहीं है जहां पर आपसे बुक से क्वेश्चन पूछेगा। आप कॉन्सेप्ट्स को सिर्फ बेसिक्स क्लियर करने के लिए करें, क्वेश्चन सॉल्व करें, बट जो एक्चुअल प्रैक्टिस है वो है टेस्ट। तो आपने जो भी टॉपिक पढ़ा है उसका सेक्शनल टेस्ट दीजिए, उसके फुल लेंथ मॉक टेस्ट दीजिए क्लैट के। 60 आवर्स ऑफ फुल लेंथ टेस्ट, यानी मैं बोल रहा हूँ 30 फुल लेंथ टेस्ट देना है क्लैट के, पहले मुझे 30 क्लैट बेस्ड टेस्ट देने हैं, एक्चुअल क्लैट बेस्ड टेस्ट। 40 आवर्स ऑफ सेक्शनल टेस्ट, मेरे 4 सेक्शन है, जीके को मैं सेक्शनल टेस्ट में नहीं गिन रहा हूं, बाकी सब में 10-10 घंटे मुझे देने हैं सेक्शनल टेस्ट। एक सेक्शनल टेस्ट 30 मिनट का होगा, तो मैं बोल रहा हूँ हर सेक्शन के 20 सेक्शनल टेस्ट देने हैं। और अगर आप लोग ये नहीं कर रहे हो ना बेटा, तो मैं सच बोल रहा हूँ, आप कितने भी इंटेलिजेंट, ये मेरे 12 साल का एक्सपीरियंस है, आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, अगर आप टेस्ट देने के बाद उसकी एनालिसिस नहीं कर रहे हो तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। दीज 3 आर द बेसिक थिंग। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज नंबर 1 रीडिंग, नंबर 1 टेस्टिंग, एंड नंबर 4 कॉन्सेप्ट्स। 2-3 कहां गया? 2-3 इधर चला गया कि मैं डिफरेंस दिखाना चाह रहा हूं आपको कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें कौन सी है, उस वजह से मैंने उसे नंबर 4 दिया है। ज्यादातर स्टूडेंट्स यहां को देंगे, इसको देते हैं नंबर 1, टेस्टिंग को देते हैं नंबर 4 और रीडिंग को देते हैं नंबर 7। मतलब इतना बड़ा डिफरेंस रखते हैं वो, अपने काम उल्टा कर रहे हो। आपको यहां पर ज्यादा ध्यान देना है, रीडिंग एंड टेस्टिंग। कॉन्सेप्ट्स आर इंपॉर्टेंट, उसके बिना आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, बट ओवरडू मत करिए। जितना आप टेस्ट देते जाएंगे आपको हर तरीके के क्वेश्चंस वैसे ही मिलते जाएंगे, और आप टेस्ट की एनालिसिस कर रहे हैं तो आपको वैसे ही पता चल रहा है कि हर डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। तो दिस इज द बेस्ट प्रैक्टिस, दिस इज द बेस्ट प्रिपरेशन, रीडिंग, एंड बेस्ट प्रैक्टिस इज टेस्टिंग। कॉन्सेप्ट्स हेल्प अस रीडिंग से टेस्टिंग तक के एक ब्रिज के तौर पे बस वो काम कर रहे हैं, उससे ज्यादा नहीं। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखें और अपनी प्रिपरेशन में। अब आ जाते हैं सब्जेक्ट वाइज क्या करना चाहिए। देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज और लॉजिकल में ऑलमोस्ट कॉमन चीजें होंगी। रीडिंग आपको रोज 1 घंटे की करना है, वो उससे दोनों चीजें कवर हो जाएंगी। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पैसेजेस प्रैक्टिस करिए, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, कितने तरीके के क्वेश्चन आते हैं उनमें फोकस करिए, दोनों में सेम चीजें हैं। लॉजिकल में कॉन्सेप्ट्स ज्यादा टेस्ट होते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा टेस्ट होती है, बट बाय एंड लार्ज अगर स्किल सेट की बात करूं तो दोनों में सेम है। जीके के लिए अप्रैल 22 ऑनवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होगा जीके, और पिछले 1 साल में, और अगर इसको मैं बढ़ा करके 2 साल भी लिख सकूं, गवर्नमेंट ने जितनी पॉलिसी बनाई है, इनिशिएटिव्स जितने लिए हैं, वो इंपॉर्टेंट होगा। मंथन इज द बेस्ट सोर्स फॉर जीके। लीगल में सबसे पहले मैं इन टॉपिक्स को कवर करूं, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट्स, फैमिली लॉ, रीसेंट बिल्स अभी क्या क्या पास हुए हैं, और फिर ये प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस और सेक्शनल टेस्ट।
क्वांट में बेसिक अरिथमेटिक मतलब परसेंटेज, एवरेज, रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, उस तरीके के टॉपिक, उन्हें आप फोकस करिए। तो इस तरीके से सब्जेक्ट वाइज आप जा सकते हैं, बट बेटर प्लान विल ऑलवेज बी कॉन्सेप्ट्स, रीडिंग एंड टेस्टिंग। और क्या क्या पढ़ना है वो यहां पर मैंने लिखा है। ऑब्वियसली एक 40 मिनट्स के सेशन में इससे ज्यादा हम कवर नहीं कर सकते, ठीक है। नाउ की फाइंडिंग इस साल के क्लैट की, क्लैट इज नॉट अबाउट लीगल, क्लैट लीगल के बारे में नहीं है। ऑल्दो आप लॉ स्कूल जा रहे हो, बट उन्हें पता है आप अभी तक के पढ़े नहीं हो, तो लोगों को लगता है कि लीगल में ज्यादा टाइम देता हूं तो मेरा प्रिपरेशन अच्छा होगा। नहीं, क्लैट इज अ टेस्ट ऑन रीडिंग एंड रीजनिंग स्किल्स। ये है क्लैट, आपकी रीडिंग और रीजनिंग स्किल्स का टेस्ट कर रहा है, और आपको करंट हैपनिंग्स के बारे में आप कितने अवेयर हो इस चीज को टेस्ट कर रहा है। तो आपको फोकस जो करना है वो इन दो चीजों पर करना है, ठीक है। और अगर आपको इस एग्जाम में अच्छा करना है तो आप कंफर्टेबल, यू नीड टू बी कंफर्टेबल विद डाइवर्स टॉपिक्स। आप टॉपिक्स देखिए एक बार, मैंने दिखाया था लॉजिकल रीजनिंग में कहां से पैसेज उठाए, इंग्लिश में क्या टॉपिक थे, उनकी डाइवर्सिटी देखिए। फॉसिल फ्यूल से क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, क्रिप्टो करेंसी से क्वेश्चन आ रहा है, और एजुकेशन सिस्टम पर पैसेज आ रहा है, क्वेश्चन मतलब पैसेज आ रहे हैं। तो सो डाइवर्स टॉपिक्स, आप एक तरीके के टॉपिक्स पढ़ के इसमें अच्छा नहीं कर सकते, और कॉम्प्रीहेंशन में फोकस करें कि क्या चीज इंपॉर्टेंट है पैसेज पढ़ते समय। सो दैट इज इट फ्रॉम माय साइड। एग्जाम के बारे में और जानना है आप में से काफी सारे जो सीएल स्टूडेंट है, तो वो तो हमसे कभी भी आकर के मिल के पूछ ही सकते हैं प्रिपरेशन के बारे में, सब चीज के बारे में। और अगर जानना है तो दिस इज आवर नंबर, most of you anyways would be having this number, you can call us, you can visit us, and we will be more than happy to help you. Yeah, if you have any question you can ask in the chat box.